नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास ऐतिहासिक विश्लेषण में हम सीधे बात करेंगे भारतीय और विश्व इतिहास के उन 50 सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों और युद्धों की जो किसी भी एग्जाम के लिए बिल्कुल गेम चेंजर साबित होते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस पूरे सफर को हम कालक्रम के अनुसार इन 5 हिस्सों में बांटकर समझेंगे। शुरुआत करेंगे प्राचीन और मध्यकालीन हमलों से, फिर मुगलों का दौर, उसके बाद मराठा शक्ति, फिर अंग्रेजों का आना और अंत में हमारा स्वतंत्रता संग्राम और विश्व युद्ध। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्राचीन और मध्यकालीन हमलों की। भारत के शुरुआती इतिहास को देखें तो कुछ घटनाओं ने तो जैसे पूरी कहानी ही पलट कर रख दी। जैसे भारत पर सबसे पहला विदेशी हमला सिकंदर ने किया था, वही सिकंदर जिनके गुरु महान दार्शनिक अरस्तु थे। इसी दौरान उनका और राजा पोरस के बीच वो मशहूर हाइडेस्पीस का युद्ध हुआ था। फिर आता है कलिंग युद्ध। सच कहूं तो इस भयंकर युद्ध ने सम्राट अशोक को अंदर तक बदल दिया और उन्होंने हमेशा के लिए बौद्ध धर्म और शांति का रास्ता चुन लिया। और हां, अगर सिंध क्षेत्र की बात करें तो उस पर फतह हासिल करने वाला सबसे पहला शख्स मोहम्मद बिन कासिम था। अब जरा इस नंबर 17 पर गौर कीजिए। इतिहास में ये आंकड़ा इतना खौफनाक क्यों है? क्योंकि ये वही सटीक गिनती है जितनी बार महमूद गजनवी ने भारत पर अपने विनाशकारी हमले किए थे, और इसी में उसका वो सबसे चर्चित सोमनाथ मंदिर वाला हमला भी शामिल है। शुरुआती मध्यकालीन दौर की बात करें तो कुछ लड़ाइयों ने तो जैसे सत्ता की पूरी धुरी ही घुमा दी। 1191 और 1192 के तराइन के युद्धों को ही ले लीजिए। पहले में तो मोहम्मद गौरी हार गया, लेकिन दूसरे में उसने पृथ्वीराज चौहान को हराकर अपनी जड़ें जमा ली। फिर 1194 में चंदावर के युद्ध में गौरी ने जयचंद को भी मात दे दी। और पता है, ठीक इसी समय इल्तुतमिश के शासनकाल में मंगोलिया के क्रूर शासक चंगेज खान का साया भी भारत की सीमाओं पर मंडराने लगा था। अब चलते हैं हमारे दूसरे अहम पड़ाव की तरफ, यानी मुगल साम्राज्य और उनके बड़े युद्ध। पानीपत का मैदान ये वो जगह है जो सदियों तक सत्ता का हॉटस्पॉट रही। इन तीनों युद्धों को एक साथ देखने पर सत्ता का पूरा खेल समझ आ जाता है। 1526 के पहले युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगलों की एंट्री करवाई। फिर 1556 में दूसरे युद्ध में अकबर ने हेमू को मात दी, और बहुत बाद में 1761 के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हरा दिया। सिर्फ पानीपत ही नहीं, मुगलों की सत्ता की पकड़ उन 2 बड़े युद्धों पर भी टिकी थी जो उन्होंने भारत के महान राजपूत योद्धाओं के खिलाफ लड़े थे। 1527 में खानवा का युद्ध, जहां बाबर के सामने थे राणा सांगा, और 1576 का वो मशहूर हल्दे घाटी का युद्ध जो वीर महाराणा प्रताप और अकबर की विशाल सेनाओं के बीच लड़ा गया था। एग्जाम्स के नजरिए से कुछ ऐसे रैपिड फायर फैक्ट्स हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, और ये बिल्कुल टिप्स पर होने चाहिए। जैसे पानीपत के पहले युद्ध से ही भारत में मुगलों की असल नींव पड़ी थी। एक और फैक्ट जो अक्सर आता है वो ये कि पानीपत के दूसरे युद्ध में हेमू की आंख में अचानक एक तीर लग गया था, जिसने जीती हुई बाजी पलट दी। और हां, सम्राट अकबर के शुरुआती दिनों में उनके सबसे बड़े मार्गदर्शक, उनके वफादार संरक्षक बैरम खां ही थे। आगे बढ़ते हैं मराठा शक्ति के उदय और उनके क्षेत्रीय संघर्षों की तरफ। उस समय के स्थापित साम्राज्यों को अगर किसी ने सबसे कड़ी चुनौती दी तो वो थे छत्रपति शिवाजी महाराज। उनकी स्ट्रैटेजी और छापामार युद्ध शैली, जिसे हम गुरिल्ला वॉरफेयर कहते हैं, वो बिल्कुल अचूक थी। अफजल खां के साथ उनका ऐतिहासिक संघर्ष तो जग जाहिर है ही। 1674 में शिवाजी महाराज का आधिकारिक राज्याभिषेक हुआ था। हालांकि बाद में 1761 के पानीपत के तीसरे युद्ध ने मराठा साम्राज्य की इस अपार शक्ति को काफी बड़ा और गंभीर झटका दिया। उसी दौरान दक्षिण भारत में भी समीकरण पूरी तरह बदल रहे थे। 1565 में तालीकोटा का एक ऐसा निर्णायक और विनाशकारी युद्ध हुआ जिसने दक्कन की राजनीति को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इसी एक युद्ध की वजह से बेहद भव्य और समृद्ध विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। अब नजर डालते हैं कि आखिर अंग्रेजों ने भारत में अपनी नींव कैसे रखी। तो यहां 1 सेकंड के लिए रुकते हैं। एक्टिव रिकॉल के लिए दिमाग पर थोड़ा जोर डालिए। वो कौन सा युद्ध था जिससे आधिकारिक तौर पर भारत में अंग्रेजी शासन की शुरुआत मानी जाती है? अगर ध्यान में 1757 का प्लासी का युद्ध आया था तो जवाब बिल्कुल सही है। अंग्रेजों ने नवाब सिराजुद्दौला को हराकर यहीं से अपनी नींव रखी थी। लेकिन जो असली उलटफेर था वो हुआ 1764 के बक्सर के युद्ध में। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के समय हुए इस युद्ध ने अंग्रेजों को सिर्फ व्यापारियों की कतार से निकालकर असल में बंगाल का पूर्ण शासक बना दिया था। और अब आते हैं हमारे आखिरी पड़ाव पर, स्वतंत्रता संग्राम और विश्व युद्ध। आज़ादी के इस संघर्ष की टाइमलाइन को देखें तो कड़ियां एकदम साफ जुड़ती हैं।
शुरुआत हुई 1857 की उस महान क्रांति से जो मेरठ से उठी और जिसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगनाएं शामिल थीं। 1914 में दुनिया प्रथम विश्व युद्ध में उलझी, फिर भी भारत में संघर्ष नहीं रुका। 1919 में जलियांवाला बाग का वो दिल दहला देने वाला हत्याकांड हुआ जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। और फिर 1930 में महात्मा गांधी ने ऐतिहासिक दांडी मार्च के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलनों को एक बिल्कुल नई दिशा दे दी। दिल्ली चलो ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक तरह की गूंज थी। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस का दिया ये नारा हर भारतीय को आज़ादी के लिए एकजुट करने का एक बहुत बड़ा आह्वान था। इन आखिरी सालों में तो जैसे दुनिया और भारत दोनों ही एक निर्णायक मोड़ पर खड़े थे। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का निर्णायक बिगुल बजा दिया। 1945 में दुनिया ने जापान के हिरोशिमा पर वो खौफनाक परमाणु बम गिरते देखा। और फाइनली इतने दशकों के लंबे संघर्ष और बलिदानों के बाद 1947 में भारत आज़ाद हो गया। आज़ादी के बाद जब भारत एक नए युग में कदम रख रहा था, तब पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने यह बेहद शक्तिशाली नारा दिया, जय जवान जय किसान। ये सिर्फ चंद शब्द नहीं हैं, बल्कि ये एक नए और स्वतंत्र राष्ट्र की ताकत के दो मजबूत स्तंभ हैं। सरहद पर डटे हमारे सैनिक और खेतों में मेहनत करते हमारे किसान। तो दोस्तों, उम्मीद है कि कालक्रम के अनुसार सजे इन 50 फैक्ट्स से इतिहास की ये पूरी कहानी समझना थोड़ा आसान हो गया होगा। याद रखिए, इतिहास सिर्फ रटने वाली तारीखें नहीं हैं, ये तो उन इंसानी संघर्षों और जीतों की एक चेन है जिसने हमारी आज की दुनिया को आकार दिया है। तो चलिए एक सवाल के साथ इस विश्लेषण को खत्म करते हैं। इतिहास के इन पन्नों में से वो कौन सा एक टर्निंग पॉइंट है जिसका असर आज भी हमारी और आपकी जिंदगी पर सबसे ज्यादा महसूस होता है? सोचिएगा जरूर और हमेशा कुछ नया सीखते रहिए।